हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। मैं आज बात करने वाला हूँ न्याय की, संविधान की और एक ऐसे हॉट टॉपिक की जो हमारे देश में एक नेशनलिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत लार्ज स्केल पर रोक रहा है। मैं बात करने वाला हूँ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। शायद इस साल या नेक्स्ट ईयर बाय 2024 एंडिंग बीजेपी गवर्नमेंट इस कोड को पार्लियामेंट से पास करके एक एक्ट, एक अधिनियम में कन्वर्ट करेगी। तो आखिरकार क्या है यूसीसी, जिस कारण से किसी एक धर्म वर्ग में बहुत डिबेट चल रहे हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, बट कुछ लोगों को ये चीज़ उनके धर्म के विरुद्ध लगता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है एक ऐसा नियम जो हमारे सिविल राइट्स को इंश्योर करता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन्ड है कि सिविल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए हमारे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग इसको एज अ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी समझ के इन कानूनों को लागू करने में कार्यवाहक रहे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द आर्टिकल 37 ये भी कहा गया है कि यूसीसी इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कि ये हमारे एक मौलिक जिम्मेदारी तो है कि हम यूसीसी को लागू करें, बट बाय लॉ नहीं है। और इसी कारण से आज हर धर्म के लिए एक अलग कानून है जब उनके सिविल राइट्स की बात आती है। जैसे मुस्लिम वर्ग में मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है, पारसीज़ के लिए कुछ और चलता है, ट्राइबल मैरिजेस के लिए कुछ और चलता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोला था कि उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से इसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाना जायज़ नहीं था, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट ये इंश्योर करें कि आर्टिकल 44 दैट इज़ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस देश में एक लॉ, एक एक्ट के, एक अधिनियम के तहत लागू हो, ताकि हमारी वल्नरेबल क्लासेस, वुमेन, बच्चे और उनके सिविल राइट्स इंश्योर हों, और साथ में एक देश, एक कानून और नेशनलिज्म प्रमोट हो। ये उनके लास्ट और काफ़ी फोर्सफुल वर्ड्स थे ऑन आर्टिकल 44 यूसीसी। 2014 तक और 2014 के पहले तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसको लागू करने के लिए कोई ज़्यादा एक्टिव प्रयास नहीं करे। ये 2014 के बाद से ही है कि यूसीसी एक बिल की तरह, एक एक्ट की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो, और हर एक नागरिक को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कस्टम, कल्चर, क्विजीन एंड ऑल्सो द रिलीजन, उनको एक तरीके से ट्रीट किया जाए इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स। तो हमारे देश में बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल केसेस के लिए तो एक कानून है कि कोई किसी की हत्या कर दे, रेप कर दे, लूट कर दे, तो उसके लिए धर्म, जाति, वर्ग देख के सज़ा नहीं होती है, उसके लिए एक ही सज़ा होती है जो कानून में लिखी गई है। लेकिन जब सिविल राइट्स की बात आती है तो आपके वर्ग, कम्युनिटी, धर्म के हिसाब से अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, वो पिक्चर में आते हैं और वो यहाँ पे अपना कानून चलाते हैं, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आर्टिकल 37। तो इसी आर्टिकल 37 को प्रोहिबिट किया जाएगा और आर्टिकल 44 को एज अ एक्टिंग अधिनियम इस कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाएगा। तो सिविल राइट्स आखिर है क्या, जहाँ पे ये यूसीसी बात करता है? सिविल राइट्स में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है शादी, और शादी में आपके कितने पार्टनर होने चाहिए, बच्चों की केयर के लिए क्या रूल्स हैं आफ्टर डिवोर्स, और प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस, रेसिडेंस और चाइल्ड अडॉप्शन पॉलिसीज़, और बाकी कई सारे मसले हैं जिसको यूसीसी में कवर किया जाता है। तो भारत में आखिर यूसीसी की ज़रूरत पहली बार कब पड़ी? 1835 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार इसका एक बहुत ही वेग और ड्राफ्ट वे में कोडिफिकेशन किया।
लेकिन सामाजिक जटिलता और जिस प्रकार भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम 1941 में, हमारे आज़ादी से 6 वर्ष पहले, इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा दिखने लगी। तो उस वक्त 1941 में BN राव समिति ने पहली बार हमारे देश का UCC का कोडिफिकेशन किया। और उस 1941 BN राव समिति के UCC के कोडिफिकेशन के हिसाब से हमारे जैन, हिंदू, सिख और बुद्ध के तो कोडिफिकेशन हो गए, लेकिन 3 कम्युनिटी बच गई, जिसमें थी पहली मुस्लिम, दूसरी क्रिश्चियन और तीसरी पारसी। तो इन 3 कम्युनिटी का कोडिफिकेशन आज 2023 तक पेंडिंग है। और आपको ये बात जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे देश में UCC ना होने के कारण या एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ना होने के कारण 3.5 करोड़ केसेस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। और UCC ना होने के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था, हमारी जुडिशरी व्यवस्था किस तरीके से हार जाती है, ये हमने 1985 में शाह बानो केस में देखा, जहाँ पे उसको डिवोर्स के बाद एक 62 ईयर्स की औरत को एलिमनी नहीं मिलता है, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड उसे अलाउ नहीं करता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है। सिमिलर केस हुआ था शर्ला मुग्दल के साथ, जहाँ पे बाइगेमी था। 1995 में उन्होंने केस किया कि उनके पति 2 वाइफ रखते हैं, तो उसे इस पे जस्टिस किया जाए। लेकिन अगेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फेल हो जाता है, और वहाँ पे एक पर्सनल लॉ बोर्ड उसको सरपास करता है। तो इसी कारण से हमारे देश में एक देश एक कानून की बात चल रही है, और सबसे ज़्यादा इश्यूज़ इसमें मुस्लिम वर्ग में हो रहे हैं। और वो 4 चीज़ें जिसमें जहाँ पे मुस्लिम लॉ बोर्ड को और हमारी UCC के काउंसिल को दिक्कत हो रही है। पहला है तलाक़ हसन, मतलब जो डिवोर्स का प्रोसीजर मुस्लिम समाज में है, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल अभी तक हम नहीं कह सकते। पहले जो चीज़ थी ट्रिपल तलाक, कि किसी भी एक इंस्टेंस में अगर कोई पत्नी नहीं 3 बार तलाक बोल दे, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीज़न। 2018 में ट्रिपल तलाक ख़त्म किया गया और तलाक़ हसन को अलाउ किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन तलाक़ हसन में भी अभी जो डिवोर्स देने की पावर है वो आदमी के पास है, कि वो 3 महीने के दौरान किसी भी 3 बार अगर अपनी वाइफ को तलाक बोल देता है, सिर्फ ये 3 शब्द, तो वो बाय द लॉ ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो लीगली अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर वैलिड रीज़न। दूसरा जो इशू है मुस्लिम वर्ग से आता है वो है पॉलीगैमी, अप टू 4 वाइफ्स। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलाउ करता है कि एक आदमी 4 शादियां कर सकता है, पॉलीगैमी कर सकता है एक ही वक्त में, किसी को डिवोर्स दिए बगैर। तो ये भी जो एक चीज़ हमारे मोरालिटी के अगेंस्ट है, बट किसी एक पर्सनल लॉ बोर्ड के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ डिबेट है, और UCC आने से ये चीज़ भी ख़त्म होगी। तीसरी बात है निकाह हलाला। ये बात मुझे बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है। निकाह हलाला का मतलब ये है कि किसी आदमी ने अपनी औरत को तलाक दिया और वो औरत अपने पहले शौहर या पति से शादी करना चाहती है, तो उसे पहले किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करना पड़ेगी, फिर वो आदमी उसे डिवोर्स देगा, तब जाके वो अपने पहले शौहर के पास जा सकती है। मतलब कि अगर आपने डिवोर्स कर लिया है और आपको फर्स्ट शौहर से रीमैरिज करना है, तो आपको किसी और से शादी करना पड़ेगी। इसमें औरत के राइट्स और उसके खुद की इच्छा का कोई मान्य नहीं है। ये भी पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से अभी लीगल है। चौथी चीज़ जो है वो है निकाह मुता। निकाह मुता बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेजर मैरिज।
जिसमें 3 दिन से लेके 1 साल तक की शादी कराई जाती है। लड़की की परमिशन नहीं होती इसमें, उसके पेरेंट्स की परमिशन होती है। और इस मैरिज को 1 साल के अंदर लड़का कभी भी तोड़ के जा सकता है यूजिंग निकाह मुता। 5वीं चीज़ है ट्रैवलर्स मैरिज। आपने सुना होगा हैदराबाद में कई सऊदी के शेख आते हैं और माइनर बच्चियों से 10 साल 11 साल 12 साल की बच्चियों से ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द मौलाना और देयर पेरेंट्स वो शादी करते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फॉर द सेक्सुअल प्लेजर, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज ख़त्म करके फिर वापस चले जाते हैं। तो उसको ट्रैवलर्स मैरिज बोलते हैं। ये भी लीगल है बट हमारे मोरालिटी के अगेंस्ट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता है कि कोई भी माइनर बच्ची शादी कर सकती है। माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़की, अगर उसकी प्यूबर्टी और पीरियड्स अटेन हो गए हैं। अगर उसकी पीरियड्स आ गए हैं, उसकी प्यूबर्टी आ गई है, तो मौलाना और उसके परिवार वाले डिसाइड करके उसकी शादी कर सकते हैं। और ये आज के 2023 के वक्त में भी लीगल है। मोरालिटी के अगेंस्ट है बट लीगल है। तो आप एक बार खुद सोचिए कि जब यूसीसी आएगा और ये जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है जिसमें 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की उम्र है, तो वो हर एक सिटीज़न के लिए कॉमन रहेगा, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं रहेगा। अब जो मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट बताए हैं एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो अभी लीगल हैं बट हमारे मोरालिटी के अगेंस्ट हैं, वो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल मैरिज एक्ट को प्रोहिबिट करते हैं बाय चाइल्ड मैरिज एंड निकाह हलाला एंड निकाह मुता एंड पॉलीगैमी। उसके बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट को भी वो प्रोहिबिट करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 को भी प्रोहिबिट करते हैं। और ये 3 आर्टिकल बोलते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल लॉ बोर्ड इतने सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स धरे के धरे रह जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अब आप सोचिए कि ये यूसीसी क्यों नहीं आना चाहिए और क्यों एक धर्म वर्ग को इससे प्रॉब्लम है और उसके प्रॉब्लम होने से ये क्यों रुकना चाहिए, जो खासकर स्पेसिफिकली वुमेन के राइट्स को सिक्योर करता है। यूसीसी स्पेसिफिकली वुमेन के राइट को सिक्योर करता है, वल्नरेबल क्लासेस की सिक्योरिटी को और प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद भीमराव अम्बेडकर साहब बोल के गए। तो उम्मीद है आपको यूसीसी के एक नॉलेजेबल सेक्शन से कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ सीखने को मिला है तो सेम नॉलेज आप रेलिवेंट कम्युनिटी और ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।